मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी की आज से देश भर में होंगी वर्चुअल रैलियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे करेंगे बिहार जनसंवाद। भारत चीन बॉर्डर के पास जोशोल पाल्डो में दोनों देशों के बीच हुई सेना के प्रतिनिधियों की उच्चस्तरीय बातचीत। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने पर हुई चर्चा। अब तक 4,286 श्रमिक ट्रेनों के जरिए 58 लाख से भी ज्यादा श्रमिक पहुंचे अपने घर। रेलवे बोर्ड ने अगले हफ्ते भर में सभी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने की जताई उम्मीद। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण में विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया जारी। मिशन के तहत 1 लाख से भी अधिक भारतीय लौट चुके हैं स्वदेश। INS जलाश्व 700 भारतीयों को लेकर मालदीव से आज पहुंचेगा भारत। भारत में कोविड-19 के 1,15,942 सक्रिय मामले, 1,14,072 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर, 6,642 लोगों की कोरोना से मौत। कोविड-19 से ठीक होने की दर 48.02%। और दुनिया भर में कोविड-19 से 68,55,000 से भी अधिक लोग संक्रमित, 3,98,000 से भी ज्यादा लोगों की हुई मौत। 19 लाख से ज्यादा संक्रमितों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित, 6 लाख से ज्यादा संक्रमितों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर। नमस्कार, हिंदी समाचारों की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं DD न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर बीजेपी देश भर में वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वर्चुअल रैली को बिहार जनसंवाद का नाम दिया गया है। देश भर में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी देश भर में वर्चुअल रैली करने जा रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेता इन रैलियों के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों और कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करेंगे। रविवार को होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली को बिहार जनसंवाद का नाम दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में बिहार के सभी जिलों के लोगों को जोड़ा जाएगा। राज्य के सभी 72,000 बूथों पर गृह मंत्री अमित शाह का भाषण सुनाने का लक्ष्य रखा गया है। देश के गृह मंत्री बिहार के वर्कर को, हम लोगों को, उसको सबको संबोधित करेंगे और ये रैली की तरह लाखों लोग इसमें जुड़ने वाले हैं। गौरतलब है कि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव भी संभावित है। गृह मंत्री की इस रैली को बिहार में बीजेपी की चुनावी तैयारियों की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। देश भर में बीजेपी इसके साथ ही डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित कर रही है। बीजेपी ने पीएम मोदी द्वारा लिखा पत्र देश के 10 करोड़ घरों तक पहुंचाने और 5 करोड़ मास्क बांटने का भी लक्ष्य रखा है। इस बीच पार्टी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कुछ देशों से भारत की तुलना किए जाने पर राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी जी पूरी तरह गलत तुलना कर रहे हैं। कोरोना से जो लड़ाई भारत लड़ रहा है वो दुनिया में बेहतरीन लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि जिसका मिसाल इटली और अन्य कंट्री का राहुल गांधी दे रहे हैं, वहां पर कोरोना पॉजिटिव की तादाद आबादी के तनासुब में बहुत ज्यादा है, वहां पर मौत ज्यादा हुई है। भारत की सरकार ने राज्य सरकार को विश्वास में लेकर एक मजबूत लड़ाई लड़ी है। कुल मिलाकर कोरोना काल में जब सब कुछ डिजिटल है तो बीजेपी भी वर्चुअल रैलियों के जरिए अपनी सियासी गतिविधियां बढ़ा रही है। शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार 2.0 के अंतर्गत डोनर मंत्रालय की 1 वर्ष की उपलब्धियों पर कल एक पुस्तिका और उसका संस्करण लॉन्च किया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से विकास के लिए एक सफल मॉडल के रूप में उभरने के बाद अब ये क्षेत्र कोरोना प्रबंधन में भी रोल मॉडल के रूप में उभरा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
सरकार द्वारा पिछले 6 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र को मिली प्राथमिकता और संरक्षण के कारण ये संभव हुआ है। उन्होंने डोनर मंत्रालय की टीम को 2019-20 के दौरान 100% व्यय अर्जित करने पर बधाई दी। इस दौरान सड़क, रेल एवं वायु संपर्क मार्ग के मामले में उल्लेखनीय विकास हुआ है, जिससे न केवल पूरे क्षेत्र में बल्कि समस्त देश में वस्तुओं और व्यक्तियों की आवाजाही को सुगम बनाने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद के समय में बांस को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा और ये क्षेत्र युवा उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाते हुए देखेगा। एक बार फिर से बात करते हैं आज की पहली स्टोरी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी आज से पूरे देश में वर्चुअल रैली कर रही है, जो कि खास तौर पर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरे होने के मौके पर किया जा रहा है। और आज केंद्रीय गृह मंत्री का बिहार जनसंवाद है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूरा देश इस वक्त उस मोड में है, ऐसे में वर्चुअल रैली ही संभव थी और भारतीय जनता पार्टी ने ये अपने आप में एक मिसाल पेश की है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की रैली बिहार जनसंवाद होने वाली है, क्या कुछ खास दूसरे कार्यकाल की बातों को लेकर के बीजेपी जाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है कि आम लोगों के घरों तक पत्र लिख चुके हैं। एक वो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की रही, दूसरी आज से शुरू हो रही है। क्या कुछ खास लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का? बिल्कुल लालचंद्र, अपने आप में एक दुनिया की सबसे अनोखी रैली आज होने जा रही है। वर्चुअल रैली केंद्रीय गृह मंत्री संबोधित करेंगे अमित शाह से। और बीजेपी दरअसल कोरोना संकट में एक तरीका निकाल रही है कि कैसे बड़े जन समुदाय तक पहुंचा जा सकता है, पूरी तरह से कोरोना संकट का ध्यान रखते हुए। सभी बूथ पर बिहार में ये कोशिश की गई है कि ये जो वर्चुअल रैली है वो देखी जाए और सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा जाए। बीजेपी जो उपलब्धि है, खासतौर पर जो 1 साल में जो तमाम ऐसे काम हुए हैं जो दशकों से लंबित थे, उनका खास तौर पर जिक्र करना चाहेगी। और जो बीजेपी की तरफ से कहा भी गया, जब 1 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने फेसबुक संबोधन में कहा कि जिस तरह से बोल्ड कदम मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले साल उठाए गए, चाहे वो 3 तलाक से मुक्ति का मामला हो या फिर 370 जम्मू कश्मीर में खत्म करने का मामला हो या फिर सीए पर आगे बढ़ने का मामला हो, दरअसल ये जो एक ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार ने उठाया उसे जनता तक ले जाने का, उन उपलब्धियों को जन जन को बताने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जनता के नाम जो पत्र लिखा है वो 10 करोड़ घरों तक बीजेपी पहुंचाएगी। और हम जानते हैं कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव संभावित होता है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी पहली वर्चुअल रैली के लिए बिहार को चुना है, बिहार जनसंवाद का नाम दिया गया। और यही वजह है कि बिहार के हर बूथ पर इस रैली को दिखाने की तैयारी है। और अपने आप में दुनिया में एक अनोखी रैली है जिसमें बीजेपी अपनी उपलब्धियों का जिक्र करेगी और जनता से संवाद करेगी, बिहार की जनता से संवाद करेगी। अच्छा शैलेंद्र, कई बार जब कार्यक्रम बनते हैं, चाहे वो चुनावी रैलियां हो या फिर और रैलियां हो, तो उसमें जो स्टार प्रचारक या मुख्य वक्ता की एक लिस्ट बनती है। ये जो वर्चुअल रैली भारतीय जनता पार्टी आज से शुरू कर रही है, क्या इसके लिए कुछ नेताओं, बड़े नेताओं की पहचान की गई? आज तो केंद्रीय गृह मंत्री इसको संबोधित करेंगे, लेकिन क्या इस तरह का कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है कि कौन कौन से नेता मुख्य तौर पर ये वर्चुअल रैली करेंगे? देखिए, आधिकारिक शेड्यूल तो नहीं दिया गया, लेकिन स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी तकरीबन बड़े जो केंद्रीय नेता हैं वो वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे अलग अलग राज्यों में। तो आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है, तमाम जो मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, वो वर्चुअल रैलियों को अलग अलग राज्यों में संबोधित करेंगे। चूंकि अब काफी देश भर में इस तरह की वर्चुअल रैलियां होनी है, डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है 250 से ज्यादा, और छोटी बड़ी मिलाकर देखें तो 2000 इस तरह की वर्चुअल सभाएं होनी है। तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता, बीजेपी के जो राज्य स्तर के जो नेता हैं, वो सभी एक तरह से देखें तो इन वर्चुअल रैलियों को अलग अलग राज्यों में संबोधित करेंगे। आगे जो विस्तार जो कार्यक्रम है वो भी आता रहेगा। हिमाचल में
रैली होने वाली है। इसके साथ ही साथ अगर उत्तर पूर्व की बात करें तो वहां पर भी रैली होने वाली है, उत्तर प्रदेश में भी वर्चुअल रैली होने वाली है। तो निश्चित तौर पर पूरे देश में एक तरह से कहें तो इन वर्चुअल रैलियों के माध्यम से बीजेपी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की जो पहले साल की जो प्रमुख उपलब्धियां है उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी, और साथ ही साथ कोरोना संकट से किस तरह से मोदी सरकार बेहतर तरीके से निपट रही है उस पर भी फोकस किया जाएगा और उसे जनता को बताया जाएगा। जी शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, सबसे ज्यादा सदस्य संख्या। हम दुनिया के कई बड़े देशों में देखते रहे हैं कि जो इस तरह के जन संवाद के कार्यक्रम हैं वो काफ़ी हद तक डिजिटल पहले से भी हो चुके थे। टेलीविज़न पर डिबेट विकसित देशों में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी, भले कोरोना महामारी की वजह से ही। लेकिन अब ये लगता है, आपने बहुत सारी रैलियां कवर की हैं, क्या ये माना जाए कि आप जो भारतीय जनता पार्टी ये शुरू कर रही है, भारत में भी रैलियों का स्वरूप काफ़ी कुछ बदल जाएगा आने वाले समय में? निश्चित तौर पर इसे ये एक माना जा सकता है कि अब दरअसल राजनीतिक दलों के सामने जो चुनौती है कोरोना संकट को लेकर, तो कम से कम अगले कुछ महीनों तक निश्चित तौर पर इसका एक खास असर दिखाई देगा। और बीजेपी की जो वर्चुअल रैली है एक तरह से इसकी शुरुआत है, बीजेपी ने एक तरह से इसमें अगुवाई की है। आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव संभावित है इस साल के अंत में, और ऐसे में बिहार की तैयारियों के मद्देनजर वहां पर वर्चुअल रैली करना और सभी बूथ स्तर तक पहुंचना, इस बात का ध्यान रखते हुए कि सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाए, ज्यादा भीड़ कहीं इकट्ठा ना हो, ये अपने आप में एक अनोखा तरीका है। और बीजेपी का यह दावा है कि दरअसल दुनिया में इस तरह की वर्चुअल रैलियां शायद ही किसी राजनीतिक दल ने की होंगी, जिस एक तरह से तैयारी से ये रैली बीजेपी आज करने जा रही है। और वर्चुअल रैली जरूर है, लेकिन तैयारी पूरी की पूरी बीजेपी की एक वास्तविक रैली की तरह है। और यही वजह है कि बीजेपी के जो प्रभारी हैं बिहार के और तमाम जो बीजेपी के बिहार के जो नेता हैं वो इस रैली को सफल बनाने में एक तरह से जुटे हुए थे। और अब कहा जा रहा है कि पूरी ये तैयारी की गई है कि बीजेपी के न केवल आम कार्यकर्ता बल्कि जनता इस वर्चुअल रैली के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन पाए और जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसका विस्तार से जिक्र हो पाए। तो अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी का यह प्रयोग है, आगे आने वाले दिनों में तमाम राजनीतिक दल एक तरह से इस रास्ते पर बढ़ सकते हैं। और ये एक रास्ता हो सकता है भविष्य में भारत में भी राजनीतिक रैलियों का किस तरह से वर्चुअल रैलियों के जरिए बिना एक तरह से देखें ज्यादा भीड़ जुटाए ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर आगे ये स्वरूप। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत और विश्लेषण करने के लिए। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र खासतौर पर जानकारी दे रहे थे आज से जो भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैलियां शुरू हो रही हैं उस पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध दूर करने के लिए कल भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक हुई। दोनों देशों के उच्च स्तरीय सेना कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने के मकसद से चर्चा की। सेना के सूत्रों के मुताबिक भारतीय और चीनी सेना के अधिकारियों के बीच करीब 6 घंटे तक बातचीत चली। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जबकि चीन की तरफ से मेजर जनरल लिन लुई ने वार्ता का नेतृत्व किया। वार्ता के बारे में सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। श्रमिकों को उनके गांवों और शहर तक पहुंचाने का सरकार का प्रयास लगातार जारी है। अब तक रेलवे ने 4,286 रेलगाड़ियों के जरिए 58 लाख से भी अधिक श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे श्रमिकों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल के भगीरथ प्रयास जारी है। रेलवे ने अब तक 58 लाख से ज्यादा श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने अब तक 4,286 रेलगाड़ियां चलाकर मुसाफिरों को राहत का पैगाम दिया। हमने 3 जून को जो राज्य सरकारों के मुख्य सचिव हैं उनसे हमने अनुरोध किया था कि वो अपनी रिक्वायरमेंट बता दें। जो हमको 3 जून को रिक्वायरमेंट दी गई थी वो 171 ट्रेनों की दी गई, जिसमें सबसे ज़्यादा केरला की रिक्वायरमेंट है करीब 66 ट्रेन की, फिर तमिलनाडु की रिक्वायरमेंट है 26 ट्रेन की, और बाकी कुछ राज्य सरकारों की कुछ 5 या 10 ट्रेनों की रिक्वायरमेंट है। अभी तक कुल 4,286 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं और 58 लाख से ज़्यादा श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाए जा चुके हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया कि देश भर में फंसे श्रमिकों की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने लगभग 250 ट्रेन प्रतिदिन के हिसाब से चलाए।
लेकिन अब 3-4 दिनों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या में कमी आ रही है। उनका कहना है कि आने वाले 10 दिनों में राज्य सरकारों की मांग को पूरा कर दिया जाएगा और जिस राज्य से भी डिमांड आएगी, भारतीय रेल 24 घंटे में पूरा करने की कोशिश करेगी। रेलवे ने कहा है कि उम्मीद है कि अगले हफ्ते भर में सभी श्रमिकों को उनके घरों में पहुंचा दिया जाएगा। भारतीय रेल ने राज्य सरकारों से ये अनुरोध किया है कि वो जैसे ही अपनी रिक्वायरमेंट देंगे, भारतीय रेल 24 घंटे के अंदर वो ट्रेन चला देगी और श्रमिक भाई बहन को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। इस समय जो रिक्वायरमेंट जैसे कि बहुत कम होने लगी है, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते 10 दिनों में सारे श्रमिक भाई बहन अपने अपने गंतव्य स्थानों पे पहुंच जाएंगे। वहीं रेलवे कोविड के खिलाफ जंग में भी अहम योगदान दे रहा है। अब तक 5000 स्लीपर कोच को कोविड कोच में बदला गया है, जिसमें 80,000 से ज्यादा बेड हैं। हमने कुछ अपने स्लीपर कोचेज को कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित किया। करीब 5000 से ज़्यादा कोचेज को हमने कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट किया है, जिसमें 80,000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कभी दूर दराज के क्षेत्र में अगर कहीं ज़रूरत पड़े और हॉस्पिटल बेड्स की कमी हो, तो हम जो स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं उसको हम सप्लीमेंट कर सकें। कुल मिलाकर कोरोना महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेल अपनी मानवीय भूमिका से मुसाफिरों का दिल जीतने में कामयाब रही है, तो कोविड के खिलाफ जंग में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। दिल्ली से कैमरामैन सुमित के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज के लिए। बात कोविड के खिलाफ एक और जंग की। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण में विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया चल रही है। अभियान के तहत 6 मई से अब तक लगभग 65,000 लोगों को स्वदेश लाया जा चुका है। इस मिशन के दौरान एयर इंडिया यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका के लिए इस महीने की 10 तारीख से लेकर 1 जुलाई तक लगभग 300 और उड़ानों का संचालन करेगा। एयर इंडिया ने विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत अभियान के पहले चरण में 64 उड़ानों का संचालन किया था और 12,708 भारतीयों को स्वदेश लाया गया था। दूसरे चरण में अब तक 290 उड़ानें संचालित की जा चुकी हैं और 52,113 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत में फंसे हुए 90 भारतीय नागरिक कल शाम बिहार के गया पहुंचे। इनमें से 89 यात्री बिहार से जबकि एक झारखंड से हैं। इसके साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान से कल शाम 100 से भी अधिक यात्री कुवैत से त्रिची पहुंचे। इनमें 13 रामनाथपुरम तथा 10 त्रिची जिले के हैं। यात्रियों की जांच के लिए नमूना लेने के बाद उन्हें विशेष बसों से उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया। उधर आईएनएस जलाश्व के 700 प्रवासी भारतीयों को लेकर आज तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंच जाने की संभावना है। ये जलपोत मालदीव की राजधानी माले से शुक्रवार को भारत के लिए रवाना हुआ था। भारतीय सेना का ये जहाज समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत 4 जून को तीसरे फेरे में माले पहुंचा था। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत नौसेना विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस ला रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कल खुलने जा रहे धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में 5 से ज्यादा लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थलों के गेट पर सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा और सिर्फ बिना कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही हर किसी के लिए मास्क पहनना भी जरूरी होगा। मूर्तियों को छूना प्रतिबंधित रहेगा और चढ़ावे को प्रसाद के रूप में वितरित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सामूहिक गान के स्थान पर रिकॉर्डेड भजनों का ही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मॉल में एस्केलेटर का इस्तेमाल करने के लिए एक सीढ़ी की दूरी बनाकर रखनी होगी और होटलों तथा रेस्टोरेंट में ऐसे कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जा सकेंगे जिनमें भीड़ जुटे। फूड कोर्ट या रेस्टोरेंट में बैठने की जगह का केवल 50% ही इस्तेमाल होगा। सभी स्थानों पर सीसीटीवी चालू हालात में होने चाहिए और हर संस्थान को थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा।
तो ये थी उत्तर प्रदेश में जो अनलॉक किया जा रहा है उसके तहत क्या कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं। और अनलॉक 1 के तहत कल से देश में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटलों और रेस्तरां को खोल दिया जाएगा पूरे देश में। हालांकि इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हर राज्य में कुछ बंदिशों के साथ ही इन जगहों पर सेवाएं दी जा रही हैं, दी जा सकेंगी बल्कि कल से। तो महाराष्ट्र में किस तरह की तैयारियां हैं, इस पर बात करते हैं अपनी संवाददाता श्यामा मिश्रा से। श्यामा, महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा केस, या यूं कहें कि जो पूरे देश में जितने मामले कोविड के आ रहे हैं, कोविड-19 के, उनमें से लगभग 40% के आसपास ये मामला, 1/3 से भी ज्यादा महाराष्ट्र से आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने जब पूरे देश में अनलॉक किया गया तो उस समय भी कई चीजों पर महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंध रखा, लेकिन अब छूट दी जा रही है। क्या कुछ खास इंतजाम किया जा रहा है राज्य प्रशासन के द्वारा इस छूट के लिए, और क्या कुछ खास दिशा निर्देश दिया जा रहा है? जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फेज बाय फेज इस अनलॉक को लगाया जा रहा है, लागू किया जा रहा है लोगों के लिए, साथ ही गाइडलाइंस भी दी जा रही है लोगों को। हमने देखा कि महाराष्ट्र राज्य में कई सारे जगहों पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को मिला के रेड जोन्स भी आते हैं इसमें। इन सारी जगहों को मिला के एक ये दिशा निर्देश दी गई है कि अब जो है मार्केट एरिया, शॉप्स जो है वो खुल सकती हैं। और कल से हमने देखा कि ये दुकान खुल भी गई हैं, लेकिन अगर जो रास्ता है वो लेफ्ट और राइट तरफ का जो स्ट्रीट अगर जा रहा है उसमें दोनों तरफ में दुकानें हैं, तो एक दिन एक तरफ की दुकान, दूसरे दिन दूसरे तरफ की दुकान ही खुली रहेंगी। लोगों को भी अपना मास्क पहन के चलना है, दुकानदार जो है वो सैनिटाइज करें अपना शॉप, जो शॉप में आ रहे हैं उनके लिए भी गाइडलाइंस रखें। साथ ही स्कूल्स की अगर बात कर लें तो स्कूल्स के शैक्षणिक कामों के लिए, जिस तरीके से जो टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, उन्हें अगर पेपर इवैल्यूएशन करना है वो आ सकते हैं, या एक मॉडल बनाना है किस तरीके से, अगर ऑनलाइन वर्चुअल एजुकेशन बनाना है तो किस तरीके से वो काम करेंगे, उसके लिए स्कूल्स भी खुल गए हैं, लेकिन अभी बच्चों को प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करें कि किस तरीके से आवाजाही था, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही अभी तक पासेस मिलती थी या एसेंशियल सर्विसेज ही चल सकती थी, उस तरीके से अब जो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को मिला के ये सारी जगह जो आती है, मुंबई, विरार, वसई, थाने, कल्याण, डोंबिवली, अमरनाथ, ये सारी जगहों के लिए अब लोग जो है आसानी से आ जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। अब इनके लिए पासेस या स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं होगी। साथ ही गार्डन्स या ये सारी जगहों को भी खोल दिया गया है, लेकिन एक चीज यहाँ पे बिल्कुल देखी गई है कि ओपन एयर इक्विपमेंट्स भी जो है जिम्स के, उसे अभी तक नहीं शुरू किया गया है, वहां पर लोग नहीं आ सकते हैं। और साथ ही जिस तरीके से ये फेस बाय फेस खुल रहा है, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल एक भास है, और वो लोग भी मास्क पहन के या सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए ही शॉपिंग कर रहे हैं। आज जिस तरीके से जो भी खरीदना है वो कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों की अगर हम बात कर ले महाराष्ट्र की, तो फिलहाल आंकड़ा जो है पॉजिटिव केसेस का महाराष्ट्र में वो 82,000 से ऊपर जा चुका है। रोज 2,000 से 2,500 केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि रोज 1,000 से ऊपर लोग ठीक होके घर भी जा रहे हैं। जिस तरीके से ये आंकड़ा बड़ा होते जा रहा है, 82,000 के आंकड़े की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फिलहाल एक्टिव केसेस में 42,000 से थोड़ा ही ऊपर केसेस अभी फिलहाल महाराष्ट्र में एक्टिव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा ये जानकारी देने के लिए। और श्यामा वहां पर अनलॉक के बारे में जानकारी दे रही थी, और खासतौर पर महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं उसके बारे में भी जानकारी दे रही थी। तो जरा देख लें कि देश भर में कोविड-19 से जुड़े हुए क्या आंकड़े हैं। कोविड के ताज़ा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो अब तक कुल 1,14,072 मरीज कोविड-19 को हराकर ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से ठीक होने की दर 48.2% देश में पहुंच चुकी है। मौजूदा समय में कोरोना के 1,15,942 सक्रिय मामले हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की जांच के लिए इसकी क्षमता में बढ़ोतरी की है। इस समय देश में 520 सरकारी और 222 निजी प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,37,938 नमूनों की जांच की गई है। इस प्रकार कुल 45,24,317 लोगों की अब तक जांच की जा चुकी है। तो ये तो थी भारत की बात। और दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक विश्व भर में कोरोना से
68,55,000 से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,98,000 के आसपास लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। इससे सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कोरोना संक्रमण के मामलों में अमेरिका दुनिया भर में शीर्ष पर बना हुआ है। यहां पर अब तक 19,19,430 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी 1,09,000 तक पहुंच चुका है। अमेरिका में सबसे अधिक प्रभावित न्यूयॉर्क में लगातार दूसरे दिन हालांकि सबसे कम मौतें हुई हैं। शुक्रवार को 35 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। इससे पहले गुरुवार को न्यूयॉर्क के 42 लोगों की मौत हुई थी। इन सब के बीच न्यूयॉर्क शहर को 8 जून से चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जाएगा। इससे लगभग 40 लाख कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। पहले चरण में निर्माण, विनिर्माण और थोक आपूर्ति श्रृंखला शुरू की जाएगी। तो अमेरिका पहले नंबर पर है कोरोना के आंकड़ों के मामले में। तो उधर ब्राजील में कोरोना के सबसे अधिक मामले देखने को मिले हैं और ब्राजील में अब तक 6,45,771 मामले सामने आए हैं। वहीं इस वायरस के कारण अब तक देश में 35,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ब्राजील में आंकड़ा दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। वहीं ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में 204 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही ब्रिटेन में मरने वालों की संख्या 40,548 हो चुकी है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 1,557 नए मरीज भी सामने आए हैं। ब्रिटेन में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2,86,294 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव ने देश में कोरोना की जानकारी देते हुए बताया कि 15 जून से अस्पताल में आने वाले मरीज, डॉक्टर और स्टाफ के साथ आने वाले सभी व्यक्तियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये सभी नियम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों पर भी लागू होंगे। तो देश और दुनिया में कोरोना से बचाव के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। आप भी अपना पूरा ध्यान रखिए और पूरा बचाव कीजिए, हर तरह की सावधानी बरतिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अनुमति दीजिए। नमस्कार।